नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। भागवत ने कहा, जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो समझिए कि किसी दूसरे का मौका देने का समय आ गया है। आपको खुद ही किनारे हो जाना चाहिए। भागवत ने ये बातें 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही है। मोदी और भागवत दोनों इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। भागवत के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ रही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, बेचारे पुरस्कार जीवी प्रधानमंत्री, यह कैसी घर वापसी है। लौटते ही सर संघ चालक ने उन्हें याद दिलाया कि 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएंगे। जयराम रमेश ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री भी सर संघ चालक से कह सकते हैं कि वे भी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। एक तीर दो निशान। दरअसल पीएम मोदी 10 जुलाई को 5 देशों की विदेश यात्रा से लौटे हैं। जयराम रमेश ने इसे ही उनकी घर वापसी बताया। बीजेपी के भीतर एक निश्चित उम्र तक पद पर बने रहने को लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं है। हालांकि कुछ स्तरों पर उम्र सीमाएं लागू की गई हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष पद के लिए 35 से 45 साल और जिला अध्यक्ष पद के लिए 45 से 60 साल की उम्र सीमा निर्धारित की है। वहीं बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 75 साल से अधिक उम्र के कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं दिया था। इसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र जैसे कई नेता शामिल थे। क्योंकि अब विपक्ष को भी एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, वो सीधा सीधा अब पूरे बयान को प्रधानमंत्री से लेकर जोड़ रहा है। तो बीजेपी ने 75 साल की उम्र पर कई नेता रिटायर की। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड भी शुरू हो गया था। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी। लालकृष्ण और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था, 75 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, यह पार्टी का फैसला है। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था। पचहत्तर वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। हमको तो लगता है प्रधानमंत्री जी ने ही खुद इस तरह का ये बनाया था और कई लोगों को रिटायर भी कराया। कई लोगों को अपने मंत्रिमंडल से रिटायर करके किसी को गवर्नर बनाया, किसी को कोई और काम दिया। तो मुझे लगता है कि कोई फर्क तो है नहीं जो मोहन भागवत जी ने कहा और प्रधानमंत्री जी का जो पहले 10 साल एक्शन हुआ, दोनों बात तो एक ही है। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अब ये खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं।
मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते। मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। मेरे को लगता है कि आरएसएस सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये सीधा एक घुमाकर सवाल किया गया है। मेरा जो अगर लेमैन की ओर से सोचूं कि वो किन को कह रहे हैं, तो फिर अगले साल तो मोदी जी जब 75 साल के हो जाएंगे, पहले तो वो लोग जो आरएसएस का फायदा उठा के सत्ता सरकार में आते हैं, जिनके लिए आरएसएस काम करती है, उन लोगों को मोहन जी की बात माननी चाहिए, फिर दूसरे लोगों को गौर फरमाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मोहन भागवत जी ने अब तक भाजपा के लिए आरएसएस काम करती है नीचे ग्राउंड पर, और वो तय करती है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन कहां कैसे चुनाव होगा, कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, कौन यादव होगा। तो पहले ये जो उनकी सीख है वो सीधा सीधा बताएंगे ये प्रधानमंत्री जी के लिए है। तो फिर अगर हायर अथॉरिटी ऐसा काम सोच विचार करेगी तो नेचुरली लोग अपने आप 75 साल बाद में सोचेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने वो पद छोड़ दिया है। अपोजिशन का कोई मतलब नहीं है। मोदी का अपोजिशन को सोचना है। खुद प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन के लिए एक न्योता दिया है नरेंद्र मोदी जी को। प्लैटिनम सेलिब्रेशन के बाद वो शायद प्रधानमंत्री पद से हटने का एक सिग्नल तो दिया है मोहन भागवत जी ने। तो ये जो आप कह रहे हैं कि प्लैटिनम सेलिब्रेशन के लिए न्योता दिया, किसने दिया है किसको? मोहन भागवत जी ने दे दिया ना। 75 इयर्स के बाद तो पद छोड़ना है करके किसके लिए बोला है? वो खुद के लिए बोला होगा या नहीं तो मोदी के लिए बोला होगा, बाकी कोई है नहीं उधर। तो जयराम जी ने तो ट्वीट किया ही है कि मोहन भागवत खुद सितंबर महीने में 75 वही बोला ना, अगर प्लैटिनम सेलिब्रेशन दोनों का होने वाला है, मोदी जी का भी और मोहन भागवत जी का भी, इसलिए खुद के लिए भी वो है और नरेंद्र मोदी को ये एक इन्विटेशन दे दिया है प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट करने के लिए और बाद में मार्गदर्शक मंडल में रहने के लिए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से समर सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी से राकेश अहिर जी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एक स्पष्ट तौर पर विश्लेषण चाहूंगा हेमंत गुप्ता जी आपका। ये जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, ये बयान समझे या फिर कोई इशारा समझा जाए इसे? देखिए, ये मोहन भागवत जी संत विचारक जो थे मोरे पंत पिंगले जी के, उससे विमोचन पर ये बात उन्होंने कही, लेकिन इनका ये संदर्भ नहीं था कि वो मोदी जी की तरफ इशारा करे। मोहन भागवत जी खुद के बारे में बता रहे थे। और चूंकि जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष को तो ये बात रोकने का मौका इसलिए मिला क्योंकि जब बीजेपी अपने मार्गदर्शक मंडल में, जहां पर अभी आपने बताया एल.के. आडवाणी, मनोहर लाल जोशी जी का जो जिक्र आपने किया, जसवंत सिंह का, तो उस वक्त क्या हुआ था कि लोगों ने एक धारणा बनाई थी नागपुर में कि भाई जो 75 वर्ष हो जाएंगे तो मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे या फिर वो रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे ताकि नए लोगों को मौका मिले। पर भाजपा के संविधान में जैसे वो भी चर्चा चल रही है, ऐसा कहीं पर इसका कोई जिक्र नहीं है कि 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होगा, ये ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। और मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में नहीं कहा। उन्होंने एक इशारा कहा कि जब आप 75 वर्ष की आयु हो जाती है या आप इस एक एज को पा लेते हो जब आपको शॉल उड़ाना पड़ता है, जैसे आपके क्रिकेटर ने भी इंग्लैंड में जाकर के विराट कोहली ने क्या कहा कि अगर महीने में 4 बार आप दाढ़ी रंग रहे हो तो समझ लो कि अब आपको रेस्ट लेने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इसी तरह से एक इशारा किया गया कि अगर जो लोग 75 वर्ष की आयु में अक्षम हो जा रहे हैं, सक्षम नहीं है, या शारीरिक लाचारी है, या कोई और विडंबना या किसी
बहुत बड़े पद पर नहीं है, तो उनको जगह लेनी चाहिए ताकि नए लोगों को मिले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये विचारधारा अगर कोई सोच रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गलत फहमी पाले हुए है, क्योंकि आज इंटरनेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसके बारे में अगर मैं जिक्र कर दूं थोड़ा, तो आपको ये बताऊं कि अमेरिकन एम्बेसडर, अमेरिकन विचारधारा के लोग जो कहते हैं कि अगर 21वीं सदी पूरे वर्ल्ड का कोई है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत है। ये छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को चलाने वाला कंट्री का एक विचारक कह रहा है। वो कहता है, इफ यू वांट टू सी द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, you go to India and see the work style of Mr. Narendra Modi. If you feel to development of the world, you go to India. ये लफ्ज बोलना किसी के बारे ये आसान काम नहीं है। और वैसे भी भारत का बच्चा जानता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये कहावत भी सुन रहे हैं लोग। ठीक है, मोदी के फेवरिज्म वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारी पार्टी को तकलीफ हो, लेकिन बात जो है सच्चाई है उससे आप मुकर नहीं सकते साहब। कहावत है, दुनिया झुकती है, बिल्कुल सही बात, वाला चाहिए। ठीक है नवीन शर्मा जी, मोदी एक ऐसे नेता है भारत के जो झुकाने वाला नेता बना है, और पहली बार है तो मोदी के बारे में हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड कह रही है कि वर्ल्ड का अगर थर्ड इकोनॉमी कुछ दिन के बाद बनने वाला है तो नरेंद्र मोदी के हिसाब से दुनिया में। ठीक है अहमद जी, ठीक है। नवीन शर्मा जी, 17 सितंबर को मोदी जी भी 75 साल के हो जाएंगे, और 2014 के बाद से आपने किसी भी 75 साल से ज्यादा व्यक्ति को टिकट भी नहीं दिया है, तो क्या कुछ इशारा समझा जाए? नमस्कार इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को और मेरे सभी बड़े भाइयों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब 2014 में भारत के नौजवानों ने, भारतीय 140 करोड़ लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपना कीमती एक वोट दिया, तो उन्होंने ये सोच कर दिया कि हमारे देश को बुलंदियों पे ले जाने वाला व्यक्ति एक हमें मिल रहा है, जो हमारे देश की एकता और अखंडता का बहुत ध्यान रखेगा और कहीं ना कहीं देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तंभ पे खड़ा होकर मजबूत आवाज देगा। वो नाम श्री नरेंद्र मोदी जी का रहा। और आज जैसे कि लोग बता रहे हैं कि 75 वर्ष पूर्ण होने पर श्री नरेंद्र मोदी जी को देश से प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे गुरु जी एक बचपन में कहा करते थे कि दूर के बड़े ढोल सुहावने होते हैं। वो मुझे लगता है मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं ने भी सुना होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी बायलॉज में ये नहीं लिखा है कि 75 वर्ष की उम्र में आप पार्टी को छोड़ दीजिए। हाँ, अगर किसी शारीरिक दय दिशा अगर आपकी सही नहीं है या किसी प्रकार से आपको कोई रोग प्रकार का होता है तो आप अपनी स्वेच्छा से पार्टी को 75 के आप 50 में भी आप छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज एक ये है कि आज आप एक गौर कीजिए इस बात को, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब 5 देश की यात्रा करके ओजस्वी तेजस्वी भाषण देकर और पूरे देश को समर्थन में लेकर आज वो इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, देश को इतने स्तंभ में खड़ा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है विपक्ष के पास आज कोई भी मुद्दा ही नहीं है? और नवीन शर्मा जी, आपकी बात ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा करके आए हैं, ठीक है, और अभी भी उस हिसाब से यंग बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम यंगस्टर की बात करें तो राहुल गांधी जी ने भी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की है। देखिए, मैं एक आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता ऐसे राहुल गांधी जी, वो उनकी पार्टी का बायलॉज होगा कि कोई 50, 55, 60, हम अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बायलॉज ऐसा नहीं। और दूसरा आपने कहा कि जब 2014 में चुनाव हुए थे तो देश के सभी नौजवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट किया था। अभी जो लास्ट आगे होता है, बिल्कुल नवीन शर्मा जी, अभी जो लास्ट लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें तो काफी ज्यादा, आधे से भी कम पे ही मानो भारतीय जनता पार्टी को, तो ये समझा कि आधे नौजवानों ने अब की बार वोट नहीं दिया। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूंगा कि अगर आप जनता को भ्रामक संधि विच्छेद का कोई भी वचन आप जाके उनके बीच में बोलेंगे तो चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो हमारे वृद्ध हो या हमारे वयस्क हो, तो जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने हमारे संविधान की किताब को लेकर मोहल्ले गली जिलों में घूमे हैं और कहीं ना कहीं ये भ्रामक विशक्ति फैलाई कि हम संविधान को बदल देंगे, तो देखिए अगर किसी के दिमाग में अगर आप गलत डालेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रामक होगा। और ऐसा नहीं है, उसके बाद भी हमारे देश ने देखिए आशीर्वाद दिया है
श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री हमारे एनडीए बिल्कुल 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 लोगों ने बिठाया। नवीन शर्मा जी पहली बात तो ये कि ये जो बयान था ये भ्रामक नहीं था, ये आपके सांसद साहब ने बोला था जो उस समय थे, लल्लू सिंह। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये लल्लू सिंह जी ने जो ये बयान दिया वो पार्टी का बयान नहीं था। हाँ, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने क्या कहीं ऐसा कोई बयान दिया कि हम संविधान बदल देंगे? हाँ। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने कहीं बयान दिया कि हम बयान, ये एक निजी तौर पे कटाक्ष था जिसका पार्टी समर्थन नहीं करती थी, जो आपके सामने है। और उसके बाद भी जनता को लगा कि हाँ हम कहीं ना कहीं भ्रामक भ्रांतियों से फंस रहे हैं। नहीं, अगर नवीन शर्मा जी निजी बयानों की बात की जाती है तो जेपी नड्डा जी का भी निजी बयान था कि अटल जी के समय में बीजेपी कमजोर थी तो हमें आरएसएस की जरूरत थी, आज हम मजबूत है तो हमें आरएसएस की जरूरत है नहीं, तो फिर भी आरएसएस के पास गए ना आप लोग की जरूरत है हमें। देखिए आरएसएस एक राष्ट्रीय संगठन है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जहां तक हम सब लोग एक आरएसएस तक आशीर्वाद सहयोग लेकर चलते हैं और हम समय समय पर राष्ट्र हित के साथ हर एक मुद्दे पे साथ खड़े होते हैं, तो हम आरएसएस को किसी भी प्रकार से नकारते नहीं है। हाँ, हम उनका सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, आरएसएस से कोई लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी नहीं है। हाँ, उनके विचारों का राष्ट्र हित में हम सब सम्मान करते हैं, हम उनके सहयोग से और सम्मान से देश हित में राष्ट्रीयता और हिंदुत्व और सनातन धर्म की समस्याओं को ठीक है समर सिंह जी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 86 साल के हो चुके हैं और आपकी तरफ से निशाना भी साधा जा रहा भारतीय जनता पार्टी पर, जो मोहन भागवत जी ने आज बयान दिया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक तीर से दो निशाने वाली बात कर रहे हैं जो आपके नेता हैं पवन खेड़ा कि 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे, 17 सितंबर को मोदी जी। देखिए, याद कीजिए उस 2014 का दिन नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ये बात कही थी कि 75 वर्ष से अधिक व्यक्ति को जो है सक्रिय राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देगी। तभी हमने वहां पर देखा कि किस प्रकार से आडवाणी जी इस प्रकार से हाथ जोड़कर खड़े रहे। 2 बार मोदी जी आते हैं जाते हैं लेकिन उनकी तरफ नजर उठा के नहीं देखते हैं, धीरे धीरे उनको घर बिठा दिया जाता है। और ऐसे सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ नहीं है, कई अन्य ऐसे नेता हैं जिनको जो है उम्र को देखते हुए, आनंदीबेन पटेल की आपने जिक्र करा, तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको जो है साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को करेगी इस बात का थोड़ा संशय है, क्योंकि ये लोग जो है बिना रीढ़ के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात में जो है कोई गंभीरता नहीं होती, कोई ग्रेविटी नहीं होती, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। वो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोल देते हैं, अपनी हिसाब से जो है चेंज कर लेते हैं। आज मतलब आज क्रांतिकारी होते हैं और कल जाके जो है वो अपने अंग्रेजों की जो गुलामी करने लग जाते हैं, उनसे 60 रुपए की पेंशन लग जाते हैं। तो बात यह है कि मोदी जी 75 के जिस दिन होंगे उसके अगले दिन छोड़ने वाले हैं कि नहीं छोड़ने वाले हैं, कि अपनी ही कहा हुआ बात को झूठला देंगे, क्योंकि झूठ तो 2014 से लगातार खूब सारे बोले गए। 15 लाख का जुमला झूठ था और ऐसी कई चीजें जो है लगातार झूठ बोली गई। तो मोदी जी की कोई विश्वसनीयता सच बोलने में नहीं है। और वहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री को भी चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी एक झूठ बोला हो तो आज एक वीडियो बता दीजिए आप। हाँ, और अभी समर सिंह जी, अभी आपने लोकसभा में देखा भी होगा जब गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि बीजेपी में ऐसा कोई संविधान नहीं है उम्र को लेकर, और नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरा उन्होंने जब अखिलेश यादव जी ने विरोध किया था तो उन्होंने कहा भी था कि जाओ मैं आपसे ही बोलता हूं कि आप भी पार्टी के हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। नहीं, देखिए अमित, बात वही ना कि मोदी जी बोलते 15 लाख मिलेंगे, अमित शाह जी आके बोल देते जुमला था, ठीक है। मोदी जी 2014 में स्वयं कहते हैं कि जो है 75 वर्ष से अधिक जो है हम लोग सक्रिय राजनीति के अंदर नहीं देंगे, टिकट नहीं दिया जाएगा, वह अन्य चीजें। और वही चीज जो है उनके जो साथी हैं संता बनता जो है रंगा बिल्ला, तो बिल्ला आके कह देते हैं कि ठीक है इससे कोई हमारा बायलॉज नहीं है। नहीं, ठीक है समर सिंह जी, लेकिन मेरी डिबेट में थोड़ा सा शब्दों का नियंत्रण रखना बस। देखिए, शब्द तो जो है रंगा बिल्ला में क्या बुराई है, नाम है लोगों के। अब आपको अगर ना पसंद हो तो मत ना बुलाया करें हमें। रंगा बिल्ला नहीं है क्या? अच्छा, रंगा बिल्ला, अच्छा रंगा बिल्ला कौन है बता तो दीजिए फिर। अब
रंगा बिल्ला नटवर लाल, इस प्रकार के शब्दों को जो है वो इसी प्रकार से यूज किया जाता है चौधरी जी। नहीं, आपको वो बुरा चीज लग रहा है वो चीज मोदी जी ठीक के है, लिए वो और चीज आपको ठीक लग रहा है है, अमित शाह लेकिन जी के लिए, मुझे आपका पर्सनल मैटर हो सकता है वो। मुझे मेरी डिबेट में अच्छे नहीं लगते ये सब, तो इसलिए नहीं, बोल रहा हूं। बिल्कुल आप आपका भी बुरा पर्सनल मत मैटर मानो। हो सकता है वो, आप भी बुरा आपका मत पर्सनल मैटर हो सकता है, हम तो कहेंगे। चलिए फिर आगे तो कहिए अब। तो कुल मिला के बात है कि इनकी बातों में कहीं पे भी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी नहीं है, इनकी रीड नहीं है, झूठ बोलते, आज बोले कुछ बोलेंगे कल पलट जाएंगे, तो उसमें कोई गंभीरता की बात नहीं है। उन्होंने, मोहन भागवत जी का बयान आया है, उन्होंने कहा होगा, स्वयं के लिए कहा। थोड़े दिन पहले हमने देखा कि अमित शाह जी खुद बोलते हैं कि रिटायरमेंट का कुछ प्लान बता रहे थे वो। तो देश को जितना लूटना चाहते थे, लूट सकते थे, लूट लिया, अब रिटायर्ड ही होंगे और क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे। अब बचा क्या देश के पास? जो देश था वो अडानी को गिरवी रखवा तो दिया ही है। चलिए ठीक है, वो पूरी पॉलिसी क्या है वो एक बार फिर नवीन शर्मा जी समझ लेंगे, लेकिन एक कमेंट राकेश अहिर जी से ले लेते हैं। राकेश जी, क्योंकि आपकी पार्टी में भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी में उम्रदराज लोग नहीं हैं, लेकिन वो आपकी खुद की रणनीति है, आपका खुद का संविधान है कि किसको कब तक रखना है और कौन पार्टी को कितनी मजबूती दे रहा है। जी, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नियत और नैतिकता दोनों में बहुत अंतर है चौधरी साहब। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और मैं तो अभी एनालिसिस कर रहा था, मैंने देखा कि आरएसएस अब तक सबसे बेबस और लाचार, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं और अमित शाह पूरा बागडोर बीजेपी के अपने हाथ में रख लिए हैं, तब से केवल बस आरएसएस को कहीं मंचोप के माध्यम से संदेशा के वाहक मीडिया के थ्रू कहना पड़ रहा है। आपने अभी नड्डा जी का जिक्र किया ही किया कि नड्डा जी ने स्वयं ही कह दिया कि मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी ये बयान, आपने देखा होगा, इंटरव्यू दिए थे अभी हाल ही एक चैनल को। उन्होंने क्या कहा कि देश का प्रधानमंत्री देश को सबसे ज्यादा बर्बाद कर दिया। और अभी हमारे हेमंत गुप्ता जी मोदी हैं तो मुमकिन है का स्लोगन पढ़ रहे थे। और हमारे नवीन भाई तो कह रहे थे कि 5 देशों का वो यात्रा करके आए हैं, पूरा यंग है, यंग पूरा ऊर्जा से लबरेज है। मैं अभी पूछ रहा हूँ कि 5 देशों का यात्रा करके वो आ रहे हैं तो वो देश के लिए क्या बात किए? क्या वो आर्थिक नीति पे समझौता हुआ? देश के सुरक्षा नीति पे क्या समझौता हुआ? देश के नौजवानों को रोजगार पे क्या बात हुई? ऐसा कोई बात नहीं हुई। बस वो जाए, वो नागरिक सम्मान लेकर चले आए और वो देश में डंका बज रहा है। और अभी हेमंत जी कह रहे थे कि अमेरिका में एक उनके विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो इंडिया है। इसके पहले इंडिया का कोई गरिमा ही नहीं था। वही प्रधानमंत्री जाते थे भारत के तो छाता लेके अमेरिका के लोग खड़े रहते थे। आज ये स्थिति है कि अमेरिका ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं दे रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी वरिष्ठ बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं कि बताइए, पहली बात ऐसा हुआ है कि जो निमंत्रण नहीं मिला और ये अपने विदेश मंत्री को भेज दिए कि जाओ किसी तरीके से मनाओ, हाथ गोड़ जोड़ो, मगर निमंत्रण दिलवाओ। कौन नहीं जाना कि देश में जो है हथकड़ी लगा के वही अमेरिका भेजा आपके नागरिकों को। तब आप कहाँ हैं? मोदी है तो मुमकिन है, क्यों नहीं आप कहे थे? आप मोदी की पुलिंदा बांध सकते हैं इंडिया वाइज के चैनल पे, मगर पूरा देश जान रहा है कि एक 4 दिन की लड़ाई में एक भी दुनिया में देश हमारे साथ नहीं खड़ा हो। आपका विदेश पॉलिसी फेल है, आपका जितनी भी नीतिगत योजनाएं हैं वो फेल है। आप 4 दिन भी लड़ नहीं पाए। आप बात जो भाषण कहने से चौधरी जी, वो दुनिया जान गई कि आप कितने खोखले हैं। खोखला व्यक्ति ज्यादा बोलता है, जो मजबूत व्यक्ति है वो कम बोलता है, उस करने में विश्वास रखता है। आप बताइए, मोहन भागवत जी, मैं ये पहली बार बयान नहीं दे रहा है, ऐसे कई दफा वो सरकार को आईना दिखाते हैं, कई बार वो कहते हैं। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि आरएसएस ऐसी बेबस और लाचार कंडीशन में खड़ी है कि भैया आप हट जाओ, अब उम्र हो गई, भैया आप हट जाओ, अब उम्र हो गई है। बताइए, आज मैं देख रहा था अजीत डोभाल साहब पहली बार 5 बार रिपीट हुए हैं। अभी तक सबका एक साल का कार्यकाल होता था और 1 साल में सबको हट जाना था और दूसरे को मौका मिलता था। ऐसा क्या अजीत डोभाल में है जिसको 5 बार रिपीट करना पड़ा? ठीक है, उनकी उम्र 80 साल है, उनको रिटायरमेंट होने के बावजूद भी आपने उनको रखा। राकेश जी, ठीक है, ऐसी क्या बीजेपी की मजबूरी है और ऐसी क्या उनसे लाभ है देश को? हाँ, उससे मैं जवाब ले लूंगा नवीन शर्मा जी से। हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में आखिर क्यों 75 साल से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा? ये उनकी खुद की रणनीति है, इनकी खुद के आगे का
प्लान है, क्या कुछ करना है। लेकिन हम अगर कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, 86 साल की उम्र हो गई। समाजवादी पार्टी में माता प्रसाद पांडे जी हैं, उनकी भी उम्र काफ़ी है। ठीक है, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और दूसरा, अभी जो आरएसएस को लेकर बातें चल रही हैं, तो एक थोड़ा सा कमेंट मैं इस पर भी चाहूँगा कि कांग्रेस में एक सेवा दल है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए पुष्पेंद्र जी, पहला सवाल ये उठता है देश के सामने, हर एक आम आदमी, देश पार्टियों से नहीं चलती है, जनता लोकतांत्रिक देश है, लोगों की आवाज को सुननी और समझनी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी पार्टी के रहे हो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप किसी चीज की बुराई करते हैं तो उसकी अच्छाइयों को भी आपको बताना पड़ेगा। अब आते संदर्भ में आपको, प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई जी सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे भारत की, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। 3 बार तो जवाहरलाल नेहरू जी रहे, तो उनको तो लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। आप लंबे समय काल की बात कर रहे हैं, 16 साल से अधिक समय तक रहे तब वो। फिर आ जाइए आप, कई राज्यों में के डीजीपी जो है रिटायरमेंट के बाद उनको एक टर्म में 2 टर्म में 3 टर्म, वहां की सरकारें कहती हैं कि आपकी जरूरत है, हमको आपके अनुभव की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी का मैं कोई गुणगान गाने वाला व्यक्ति हूँ, जो अच्छा करेगा उसकी बात तो बोलूंगा, मैं तो जानता हूँ और एक विश्लेषक के रूप में आपके सामने बता रहा हूँ। तो देश की जो आवाज है आज के दिन में, अगर नरेंद्र मोदी बुरे होते तो तीसरे कार्यकाल में नहीं जाते। देखिए आप अमेरिकन इंटरव्यूज कभी कभी देखिए, आपके जैसे और भी कई इंटरनेशनल चैनल है, उसमें आप जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर आज नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो उससे दुनिया डर रही है कि भारत की जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से वो चांद तक पहुंच गया, जिस तरीके से वो अपना एयर डिफेंस को डेवलप कर लिया, चाइना और कई कंट्री सोच रही कि आखिर किया क्या था उसने। वो छोड़ दीजिए कि क्या गिराया नहीं गिराया, सेना ने क्या पूछा नहीं पूछा, वो एक अलग बात है, आपका डिस्कशन डिबेट का मामला हो सकता है। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आप ये देखिए कि आपकी कंट्री है कहाँ पर। आप जिस कंट्री की बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने बनाया, वो जानते हैं वो फ्रस्ट्रेशन है, वो अमेरिकी गवर्नमेंट का फ्रस्ट्रेशन है। अभी देखिए ब्राजील की मीटिंग हुई, ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन है, वो चौधराई चाहता लेकिन वर्ल्ड में चौधराई नहीं कर पा रहा। वो भारत एक ऐसी शक्ति बन रहा है दुनिया के सामने, जिसको चाहे ना चाहे, जरूरी ना जरूरी, वो ऐसे तली की हड्डी बन गया है कि इसको कहते ना निगलते बनता ना उगलते बनता। और ऐसा बिल्कुल ठीक बात है, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आप पर्सनली पार्टी से नहीं बना, नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी भले कर रहे हो, पर सभी पार्टियों का देन है, हर एक पार्टियों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन चूंकि लीडरशिप नरेंद्र मोदी की है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज वर्ल्ड को नहीं, इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड में कई कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि इंडिया को अगर लीड कर रहा है नरेंद्र मोदी तो कंट्री को। अभी आपने अवार्ड की बात की कई देशों की, देखिए 27 कंट्रीज ने इनको अपने देश की सर्वोच्च नागरिकता से नवाजा है, 17 कंट्रीज। अभी तक किसी प्रधानमंत्री को इतना नहीं हुआ। तो क्या सारे देश बेवकूफ थे या उनको बोल बोल के नपाया गया? चलिए ठीक है, हेमंत गुप्ता जी मैं आ जाऊंगा आपके पास वापस, कुछ कहना चाहते हैं समझ। ये सारी चीजें को ध्यान रखनी चाहिए। नहीं बिल्कुल सही बात बोली। पहली बात तो पुष्पेंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बिठाते हैं और अन्य पार्टियों के 1-1 बिठाते हैं। नहीं, आपकी तरफ से भी 2 बैठे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? 2 तो बैठे आप भी। नहीं भैया, आपके पीडीए गठबंधन के आदरणीय, ठीक है। दूसरी बात यह है, आप ऐसा नहीं, बात यह है आप लोकसभा में गठबंधन कर लो, अकेले अकेले विधानसभा में चुनाव लड़ो, ऐसे नहीं। ठीक है आदरणीय हेमंत दादा तो हम सबके गुरु हैं। बात ये है, सुनिएगा मेरी बात को, कि हेमंत जी जितनी भी बातें कर रहे हैं, काश ये बातें सच होती। जितने भी देशों की आप बात कर रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों छोटे छोटे देश हैं, तो सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान लेकर आ रहे हैं ना, उससे कोई भारत का भला नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पिछले 10 सालों के अंदर 14 लाख भारतीय लोगों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है। इस महीने 3500 लोग जाएंगे। ठीक है, ये डंका आपका बज रहा है। आपको डोनाल्ड ट्रंप बुलाता नहीं है, अपनी ताजपोशी के अंदर हाथ जोड़कर भेजना पड़ता है अपने विदेश सचिव को कि भैया इनविटेशन मंगवा लो, नाक कट रही है। G7 के साथ में सेम चीज होती है कि G7 में अंतिम तक आपके पास में जो कनाडा में होने वाला कार्यक्रम होता है उसकी जो सूचना तो रहती है, खैर,
लेकिन उसका निमंत्रण आपके पास में नहीं रहता है। आपने बात करी चीन जो है वो डर रहा है, चीन का विमान था जो पाकिस्तान के पास में, उसी से आपके जो राफेल है, नींबू मिर्ची लटकाए थे ना जिसपे, वो गिराए गए हैं। उसको आप यहाँ पर बैठकर मान सकते हैं कि 4 राफेल आपके, जो 3 राफेल आपके दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं? नहीं मानेंगे आप उसको। समस्या ये है पुष्पेंद्र जी कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय जैसे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग आज देश की बर्बादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं व्हाट्सएप की चीजों से। आपने कहा कि आपने विमान बनाए, कौन से विमान आपने बनाए हेमंत जी, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शोध जो है शून्य पर आ गया है। जितने भी शोध है वो अग्नि का देख लीजिए, अन्य मिसाइलों का देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद में आप बोल रहे मेक इन इंडिया, ब्राजील ने, प्रधानमंत्री जी गए थे, ब्राजील ने कुछ सिक्योरिटी सिस्टम लेने वाले थे, एयर डिफेंस का सिक्योरिटी सिस्टम, आज कैंसिल कर दिया उसको। ये नहीं बताएंगे हेमंत जी आप सिर्फ जो है व्हाट्सएप वाला गुणगान यहाँ पर करते हैं। तो ये जो सड़क चौराहों पे रहने वाले लोग होते हैं, जो बेचारे जो अनपढ़ गवार लोग होते हैं, उनको व्हाट्सएप पे भेज दो कि एक सवाल मेरा ये खाने से आदमी बीमार हो जाएगा, हल्दी पानी में डालने से आपके घर पे प्रेत आत्मा आ जाएगी, रोटी उल्टी करके रख देंगे। तो ये जो बात है जो भारत के अंदर चलती है, ये उन लोगों को बेवकूफ बनाने मैं समझ गया जो कि अनपढ़ गवार हो। अभी आप मेरे एक बात का जवाब आप ये बात बोले, लोग हंसते हैं आप लोगों के ऊपर विदेश में। आपने कहा कि अमेरिका में डंका बज रहा है, अमेरिका में इतना डंका बज गया है कि भारतीय लोगों को मार के निकालना पड़ रहा है। इतना डंका बजा पुष्पेंद्र भाई, इतना डंका बजा कि नेपाल तक के जो नागरिक थे उनको ना विमान से भेजा, नागरिक विमान से भेजा गया, डोमेस्टिक विमान से भेजा गया, और आपको मालवाहक विमान में बेड़िया लगाकर भेजा गया। हेमंत जी, ये आपने जो है डंका बजा दिया भारत का। अच्छा ठीक है, समझिए एक बात और, ठीक है। पहला तो ये कि अभी आपने एक बात बोली कि पाकिस्तान ने चाइना के मिसाइल से भारत की राफेल गिराए, चाइना के विमानों से। हाँ आपने बोला ना अभी। जी हाँ। तो दूसरा ये है कि आपने ये बात चलो नोट कर ली, ठीक है, और शायद मेरे हिसाब से और कोई ये बात बोल भी नहीं रहा, ठीक है। क्या आपको ये तो पता होगा कि भारत ने भी पाकिस्तान के काफी ड्रोन, काफी विमान गिराए हैं, कुछ पता हो? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ। अगर गिराए हो तो आप बताइए। हाँ। हम तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बता रहा है और कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकार बता रहे हैं कि 3 विमान हमारे गिरे हैं। अब आप उसको ना दिखाएं, ये आपकी समस्या, और मैं आपकी गलती नहीं है। ये हमारे जो एयर चीफ मार्शल है उनके द्वारा ये कहा गया कि हर चीज को जो है पब्लिकली डिस्कस नहीं किया जाता है। मतलब विमान गिरने की बात को वो पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं करा है। और मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ। हाँ। और लॉ के विद्यार्थी के साथ में लॉ की प्रैक्टिस नहीं है मेरी। तो जिस चीज को अगर आप नहीं मानते हैं, उसका डिनाइल नहीं करते, तो स्वतः ही उसको आपकी वो मान लिया जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ समर सिंह जी। अगर ऑपरेशन सिंदूर में और दोनों देशों की जंग में अगर भारत का कोई विमान गिर भी गया हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब दोनों देशों में युद्ध हो रहा है और हम नहीं इस चीज को बताना चाह रहे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट एक बात कही कि हमारे किसी पायलट को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो सुरक्षित रहे। ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं, इस देश के जो लाल हैं, वो हमेशा सलामत रहे। हाँ। उनकी सलामती के देश का हर व्यक्ति दुआ करता है, तो उसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन प्रश्न जो है ये सेना पे भी नहीं उठ रहा है, ये देशभक्ति पे भी नहीं उठ रहा है। प्रश्न जब हम उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो आप उसको डाइवर्ट कर देते हो सेना के ऊपर। सेना ने कभी भी सीज फायर नहीं करा, ये बात भी आपको बतानी पड़ी चाहिए दर्शकों को। सीज फायर करा किसने? मोदी जी ने। और ट्रंप ने कल रात को 22वीं बार इस बात को बोला है एक सार्वजनिक सभा के अंदर कि मेरे कहने पर ट्रेड रोक दूंगा बोलकर मैंने भारत का और पाकिस्तान का सीज फायर करा है। अब इसमें दो बातें समझ जी, अब इसमें दो बातें समझिए। अभी जैसा आप बता रहे थे G7 वाले जो बता रहे थे आप, तो G7 के बाद ट्रंप की तरफ से बोला गया कि वो नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं और वो जब जाएं तो मेरी तरफ से मिलते हुए निकल जाएं। तो नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, और उसी रात उन्होंने खुद, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो बोल रहा है कि ट्रंप से हमारी कोई बात नहीं हुई सीज फायर को लेकर, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर हमारे देश का खुद प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, मोदी जी की तो किसी बात का विश्वास नहीं है, लेकिन जो है कि ट्वीट क्यों हुआ, हम तो जो है मतलब ट्रंप की बात का पूरा विश्वास है, जो दूसरे देश का है। हमें तथ्यों पर विश्वास है, हमें तथ्यों पर विश्वास है। दूसरी बात, एक नवीन भाई बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट क्यों किया जाता है? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, तेजस्वी सूर्या और इनका पूरा डेलीगेशन जो अमेरिका गया था,
वो उन्होंने इच्छा जताई डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने से इनकार कर दिया। तेजस्वी सूर्या किसी मित्र के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप के निवास पर पहुंचे और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो सिक्योरिटी थे उन्होंने इन्हें धक्के मार के बाहर निकाला है। ये आप मीडिया नहीं बता रहा है, लेकिन आप अगर विश्वास करें तो तेजस्वी सूर्या जी को लाइन पे ले लीजिए इनके साथ। नहीं, मैं बहुत अच्छी बात है और मैं इस बात से ज्यादा खुश हूं। अगर हमारे किसी देश के नागरिक की बाहर बेइज्जती हो रही है तो कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत खुश हैं, वो अच्छे से बता रहे हैं कि धक्के मार कर निकाला। आपको तो खुद भी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि हमारे देश के नागरिक को ऐसे निकाला। पुष्पेन जी, आप ऐसा काम करें अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जहां पर देश की बेइज्जती हो, और जहां पर बेइज्जती हो रही है अगर हम उसको बोल देते हैं कि हमारे नागरिकों को बेड़िया बांध के जो भेजा जा रहा है तो हम देशद्रोही हो गए। नहीं, देशद्रोही नहीं हुए, आप उस चीज का डंका अलग हिसाब से पीटते। क्या? ठीक है, आप उस चीज का डंका अलग हिसाब से पीटते। अरे डंका नहीं, हम तो आपसे प्रश्न, यही तो समस्या हो गई है। हम प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पुष्पेन जी, इनको देने दीजिए उत्तर। नहीं, समझिए, पहली बात तो जितने सवाल मैंने नवीन शर्मा जी से किए थे ना अभी, ठीक है, समस्या वही है कि मैं किसके पक्ष में बोलूं। ठीक है, आपको लगता है कि इनके उसमें जा रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर लूं तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, हेमंत गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के नागरिकों को जो है वो बेड़िया लगा के क्यों भेजा गया? चलिए आप जवाब दे दीजिए नवीन शर्मा जी। देखिए, हर देश का एक कानून होता है और उस कानून का पालन करना दूसरे देश के लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज, जिस मुद्दे पे आपने कहा कि हमारे देश के लोगों को बेड़ियों पे लाया गया, क्या हमारे विदेश मंत्रालय ने उस पर आपत्ति नहीं जताई? क्या आपको लगता है? कहाँ जताई? विदेश नीति को देखिए, विदेश नीतियों को आप देखिए, हमारे विदेश मंत्रालय ने बताया उस पर आपत्ति जताई, कड़ी आपत्ति बताई कि इस प्रकार से हम बिल्कुल अगली बार कोई ऐसी दय निशा नहीं। 2 बार भेजा इसके बाद में, एक बार आपकी आपत्ति लेने के बाद नवीन जी आप सत्यों को ठीक कर लीजिए। दूसरी बार भी विमान में बेड़िया लगाकर ही भेजा गया है। बच्चे, दूध मुँहे बच्चों को जो है दूध पिलाने की व्यवस्था नहीं थी और महिलाओं को वॉशरूम तक जाने की व्यवस्था नहीं की यहाँ पर। वहीं ग्वाटेमाला जैसा जरा सा देश, मतलब हमारे जो भारत का सबसे छोटा जिला होगा उतना बड़ा देश होगा मेरे ख्याल से वो, लेकिन वहां के लोगों को जो है वहां के प्रधानमंत्री के विमान में लाया गया बिना बेड़ियों के। और हमारे देश को जो विश्व गुरु कथा कथित बनते हैं हेमंत जी की नजरों में, वो उन विश्व गुरुओं को बेड़ियों में लगा के भेजा जा रहा है। और देखिए बिल्कुल, और उस दिन देखो ये है जब ये समझिए जब ये मामला हुआ था तो उस टाइम हमने डिबेट भी की थी और सबसे बड़ी बात हमने इस चीज को दोषी ठहराया था। पहली बात तो ये कि अवैध तरीके से वहां पर पहुंचे कैसे, ठीक। दूसरा ये जो पहुंचाने का काम करते हैं ना, वाले भी अवैध गए थे, हाँ, कोलंबिया वाले भी अवैध गए थे, हाँ, ये जो पहुंचाने वाले वीजा के नाम पर लूट लेते हैं तो इन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्रवाई की है या नहीं की, ये बड़ी बात। पुष्पेन जी, जो जितने भी लोग थे ना जिनको भी डिपोर्ट किया गया पूरे विश्व में, वो सब अवैध तरीके से गए थे। वैध तरीके से किसी को डिपोर्ट नहीं किया जाता। तो नेपाल वाले भी जो गए थे वो अवैध तरीके से गए थे, लेकिन उनको हथकड़ियां नहीं लगाई गई। भारत के लोगों को क्यों लगाई, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। हेमंत गुप्ता जी। पुष्पेंद्र जी, देखिए मैं समर जी की बात को ध्यान से सुन रहा था, तो समर जी कहते हैं कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, तो मैं उनको बताऊं कि मैं एशिया पैसिफिक रीजन में लॉ एसोसिएशन का मेंबर रहा हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर हूं। आपको बता दूं, आपको शायद मैं आ रहा हूं, मैं आपको ये बता दूं कि लॉ ये कहता है कि किसी भी कंट्री का कोई भी आदमी अगर अवैध तरीके से किसी कंट्री में घुसा हुआ हो तो ही मस्ट बी अरेस्टेड बाय देयर गवर्नमेंट। तो अगर वो जो हमारे कंट्री के लोग हों चाहे किसी और कंट्री के लोग हैं, अमेरिका में अवैध रूप से है, तो अमेरिका उसको अरेस्ट करे। भारत क्यों करेगा भाई? भारत को क्यों साथ देगा? पहली बात। सेकंड थिंग कि अमेरिका अभी इतनी ताकतवर नहीं बना है भाई। आप लोग ये हवाई और व्हाट्सएप वाली बात सुन के जो आप बता रहे हैं कि अमेरिका डरा रहा भारत को, अब उसकी गट्स नहीं है। आपको नहीं पता इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका क्या है। वो तो खिसियाई बंदी खंबा नोच रहा था। भारत चूंकि रशिया से तेल बेचकर अमेरिका को बेच रहा था, इसलिए वो खिसियाया हुआ था भारत पर, और इसी की वजह से टैरिफ निकल के आई। अभी आप वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं समझ रहे हैं। आप समझिए, पहले बोलने से, भाषण देने के पहले मेरे भाई जरा सोचो कि आप क्या बोल रहे हो इंटरनेशनल लेवल पर। अमेरिका छोड़ दो, चाइना छोड़ दो, अभी वर्ल्ड में किसी की ताकत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मोदी बोलने जा रहा हूँ, लेकिन आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अभी आपके कांग्रेस में कोई लीडर ऐसा है ही नहीं जो इंडिया को संभाल सके। तो आप कैसे बात करते हो? हेमंत जी गलत बोल रहे हो। किसी को बदनाम करने की कोशिश ना करो, अपने आप को देखो कि आप हो कहां पर।
कांग्रेस अभी कहाँ पर है आपको नहीं मालूम है? कांग्रेस भी जितने दिन आप नहीं रहेंगे, रुक जाइए, आप सुनने का भी ताकत रखिए। जितने दिन आप कांग्रेस में नहीं रहे होंगे, मैं उतने दिन से पत्रकार के रूप में कांग्रेस को जान रहा हूँ, और शायद कांग्रेस के हर वरिष्ठ नेता मेरे नाम को जानते होंगे। आप पूछेंगे, आपको बता दो कि कांग्रेस में क्या है आज स्थिति। जो आज कांग्रेस से आप संघ के बारे करते हैं, वो सेवा दल था पहले कांग्रेस का, आज सेवा दल का वजूद खत्म हो गया। तो भाई वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हट गए, आपके नेता है कहाँ? आपके पास विचारक है कहाँ? आप फॉरेन में जाके इंडिया की बदनामी करते हैं और आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पहला ऐसा। देखिए, हमें नरेंद्र मोदी से न उसने मुझे कोई अवार्ड दिया, न मैं कोई सरकारी कोई बेनिफिट उठाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। अगर इस देश की हवा में आप रहते हो, यहाँ जिल्म लेते इस मिट्टी की खाते हो, तो सच्चाई ये बोलो कि आज के दिन में देश में कौन सी हुकूमत होनी चाहिए? क्या कांग्रेस के पास है? क्या सपा के पास है? क्या आरजेडी के पास है? आप महागठबंधन बना करके भी नहीं आ पा रहे, तो आप कैसे नरेंद्र मोदी की बुराई कर रहे हैं? भाई, जो सही है उसको एक्सेप्ट तो करना सीखिए। जब तक आप सही को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप बुरा करके करेंगे क्या? सच जितना जरूरी है उतना झूठ बोलना जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है हेमंत जी। नहीं बनाते। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो कह रहा हूँ कि हेमंत भाई ने कह दिया कि 100 करोड़ में मोदी के बराबर कोई है ही नहीं देश चलाने का। यानी मोदी जी को कल आरएसएस अगर रिटायर करा लेंगे, मैं कह रहा हूँ हेमंत जी सुनिए, मैं 15 मिनट से सुन रहा हूँ, सुनिए। मैं कह रहा हूँ तब फिर आरएसएस पे आप गुहार लगा दीजिए कि रिटायरमेंट ना करें मोदी जी को। आप किस विश्व की पटल की बात कर रहे हैं? आप दुनिया डंका कहाँ बज रहा है? डंका में कहाँ बज रहा है? आप कहाँ डंका बजा रहे हैं? ये तो गृह मंत्री कह चुके हैं कि 2029 तक रहेंगे। बांग्लादेश में बजा रहे हैं कि श्रीलंका में बजा रहे हैं कि आप जो है भूटान में बजा रहे हैं, रूस में बजा रहे हैं कि चाइना में बजा रहे हैं कि अमेरिका में बजा रहे हैं? कहाँ बजा रहे हैं? किस देश में बजा रहे? जितना उत्तर प्रदेश की आबादी है उससे भी कम आबादी वाले देश में आप जाके नागरिक सम्मान लेकर, पैसा देकर, 500 1000 करोड़ डॉलर देकर आ रहे हैं, तो नागरिक सम्मान पत्र लेकर, तो आप डंका बज रहा है। आपको पता है 35 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है देश में। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में हम कहाँ खड़े हैं? आप स्कूल बंद करके, विद्यालय बंद करके आप विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, और आप जो है किसका डंका बजा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या काम किया? विदेश से जो है उन्होंने काला धन ला दिया। आज देश में बेरोजगारी, दुनिया का सबसे युवा देश है पुष्पेंद्र जी, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज उनके हाथों में, युवाओं के हाथों में कटोरा है, वो रोड पे मार्च कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि हमें नौकरी दे दीजिए। 69,000 नौकरी वालों को फिर डबल बेंच के उच्च न्यायालय ने कहा, तब भी आपने नहीं सुना। आप डंका पीट रहे हैं, अपने हाथों से अपनी ही पीठ हेमंत जी सब थपथपा लेते हैं। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे पता है कि आपकी पत्रकारिता कैसी रही होगी। आपकी पत्रकारिता ऐसी रही होगी कि 4 दिन की लड़ाई में मैंने कई चैनलों को देखा कि लाहौर और इस्लामाबाद जी कब्जा कर लिए। मैं तो कहा चलो अब मैं सोने जा रहा हूं, अब जब सो के उठूंगा तो पता चला कि पूरा पाकिस्तान कब्जा हो जाएगा और भक्त जाके वहां भी प्लाट खरीदेंगे। और हम तो सो गए रात में, और सुबह देखे तो जस का तस रहा, हम तो कहीं कब्जा नहीं कर पाए। आप उसी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं जो पत्रकारिता पूछता है सवाल प्रधानमंत्री कि आम चूस के खा रहे हैं कि आम जो है चाट के खा रहे हैं कि आम काट के खा रहे हैं, उसी पत्रकारिता की। अब पत्रकारिता है कहाँ? एक मिर्जापुर में पत्रकार नमक और चावल की खबर दिखा दिया, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का झूठ, तो उसको क्या हुआ? जेल भेज दिया। आप पत्रकार होते तो जाते, खड़े होते रोड पे, ज्ञापन देते मुख्यमंत्री को लखनऊ में। तो मुझे लगता है कि आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता की पीड़ा है। मैं तो देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ कि जब पत्रकार पहले आंखों में आंख डाल के सवाल पूछता था सत्ता से, आज पत्रकार सिर्फ विपक्ष से सवाल कर रहा है। हाँ, राकेश जी सवाल कर रहा है। राकेश जी आज बताइए, मैं कह रहा हूँ आपका सांसद मध्य प्रदेश में क्या बोला एक महिला को, आप उस पर निंदा नहीं करेंगे, आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, केवल बस चलिए ठीक है, समय बहुत कम है तो छोटा छोटा कमेंट सभी का ले लेंगे। ठीक है नवीन शर्मा जी। मैं कह रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, सबसे अगर गर्त में कोई गया तो इस नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 4 मिलियन अर्थ इकोनॉमिक। मैं तो कह रहा हूँ ये अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सुनिए, उन्होंने क्या कहते हैं, उनसे थोड़ा सा सीखिए। वो सब बौद्धिक व्यक्ति हैं और उनको देश की पीड़ा है कि देश कितना गर्त में डाल दिया, उसकी पीड़ा है, वो झलकता है इंटरव्यू में।
और उसमें आत्मसात करिए। अब वही तो राकेश जी, आप उनका नाम ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं कि शशि थरूर से कुछ ना कुछ कांग्रेस वाले सीखें। समझ में नहीं आ रहा किस। मैं कह रहा हूँ कि शशि थरूर हर व्यक्ति में कभी न कभी काबिलियत है। हाँ। और हर व्यक्ति को सीखना चाहिए किसी न किसी से। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सबसे राकेश समय कम है, विद्वान व्यक्ति थे। नवीन शर्मा जी आप आ जाइए। देखिए, सबसे पहले तो राकेश जी ने कहा कि हर व्यक्ति से सीखना चाहिए, तो मुझे लगता है भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से भी कुछ ना कुछ तो जरूर सीखना चाहिए आप लोगों को कि इतने बड़े देश की बात बोल प्रधानमंत्री, ये पूरा देश नहीं दुनिया जान गया कि सबसे और आपके अखिलेश जी से तो उत्तर प्रदेश 2012 से 17 तक संभाल नहीं पाया था, कई हजार करोड़ हो गया और फीता। अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जब एक उत्तर प्रदेश आप नहीं संभाल पाए 27 करोड़ और उत्तर प्रदेश की बनाई समाजवादी को चीजों को आप लोग बेच रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ बोलिए। आप लोग के प्रधानमंत्री है और देश को कमजोर करने का काम किया है। कमजोर करने का 10 सालों में पाकिस्तान आज हमारे यहाँ ऊपर छाती में मुंह डाल रहा होता, पाकिस्तान पानी के लिए तरफ रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? भारत बहुत मजबूत देश है, भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत मजबूती से काम किया। भारतीय सेना ने अपना जज्बा बताया, भारतीय सेना के पास हथियारों का कितना मजबूत आप लोग देश को मजबूत करने का काम एक करके राकेश जी प्लीज बात समझ में नहीं आएगी। अंग्रेजों ने देश को लूटा, उससे कहीं ज्यादा ये भाजपा के लोगों ने लूटा। हाँ ठीक है राकेश, नवीन शर्मा जी, अंग्रेजों से ज्यादा ये भाजपा के लोगों ने लूटा। ठीक है राकेश, मैं तो कह रहा हूँ कि नवीन शर्मा जी बोलने दीजिए क्योंकि समय कम है। नवीन शर्मा जी, मोदी जी की सरकार में कोई भी एक नेता का नाम लेके आप बताइए। मजबूती से पूरी 5-5 साल की वो सरकार चली और हम लोग देखिए साल भर इसमें भी क्रास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार के अंदर एक नीति है कि जिसकी नीयत खराब होगी उसको हम पार्टी से भी बाहर कर देंगे। घोटाला तो बहुत दूर की बात है। तो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस प्रकार की कोई कथा और कथनी में नहीं है कि आप आइए और लूटिए चले जाइए, जैसे कांग्रेस सरकार में कोयला घोटाला, गाल घोटाला, स्टील घोटाला होता था। यहाँ नहीं होता, यहाँ सिर्फ सेवा भाव से आप राष्ट्र की सेवा करिए और देश को अच्छे मार्ग पे ले जाने का काम करिए। और रही देश के नौजवानों की बात, देश के नौजवानों के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने विकल्प खोल दिए हैं, इतने रोजगार सौगात खोल दिए, इतने बैंक से उनकी सहायता हो रही है कि वो आज कहीं मोहताज नहीं, अपने काम धंधे पे लगे और विश्व को मजबूती के स्तर पे ठीक है समर सिंह जी, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर आरएसएस की बात होती है तो कभी समय हुआ करता था कांग्रेस के साथ सेवा दल की बात होती, तो अभी सेवा दल की स्थिति क्या बनी हुई है? सेवा दल हमारा संगठन है और लगातार कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे अन्य हमारे अनुषंगिक संगठन करते हैं। नहीं, ज्यादातर लोग जो फैक्ट है ठीक है जानते नहीं है सेवा दल के बारे में। ठीक है, आप जिस प्रकार से हेमंत जी ने कहा कि जिस प्रकार से आरएसएस है वैसा जो है हमारा सेवा दल है, लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि आरएसएस जो है नॉट अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सेवा दल रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड जो है वो कांग्रेस का एक हिस्सा है, एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और उसमें सभी प्रकार के लोग वहां पर हैं और उसमें अनुशासन और इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखा मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि सेवा दल में जो अनुशासन सीखने को मिलता था वो शायद कहीं सीखने को ना मिलता हो, और आरएसएस भी शायद 2 साल पुराना ही है सेवा दल से। लेकिन आज अगर हम सेवा दल के बारे में देखते हैं तो कांग्रेस को तो जानते हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को भी जानते हैं, ठीक है, और उसी जिले में सेवा दल के भी कार्यकर्ता हैं, उनको कोई नहीं जानता। देखिए, सेवा ऐसा कहना मुझे लगता नहीं कि पूरी तरीके से ठीक होगा। सेवा दल जो है वो कार्य करता है, बड़ा सक्रिय संगठन है। हाँ। और समय समय पर सामाजिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस के, उसके अंदर उसकी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अब ये चैनल दिखाते नहीं दिखाते, लोगों की नजर में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके बारे में तो कुछ नहीं बता पाऊंगा ज्यादा आपको मैं। हाँ ठीक है समर जी, ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, सेवा दल को लेकर 2 शब्द। देखिए, समर जी ने जो बातें अभी कही बिल्कुल सही कही। कांग्रेस सेवा दल अगर आज के दिन भी पूरी तरह एक्टिव हो जाए तो कांग्रेस का बहुत बड़ा काम हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात है, मैं अभी अमेरिका की चौधराहट की बात कर रहा था। देखिए, अमेरिका को भारत ने बेस नहीं बनाने दिया श्रीलंका में। अमेरिका जब ईरान पर अटैक करना चाहा तो भारत की धरती को यूज करना चाहा, भारत ने मना कर दिया। जो प्रधानमंत्री नहीं गए, जिसमें वो उसके कोर्ट मार्शल गए हुए थे पाकिस्तान के, तो ये भारत का एक ऐसा आज के दिन में स्थायी अस्तित्व हो गया है कि वो अमेरिका जैसे लोगों को भी नकार सकता है। तो ये प्रतिबद्धता जो है ये दिखाता है कि भारत का लीडरशिप। ठीक है हेमंत जी, माफी चाहूंगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है, तो कोई बात नहीं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े रहने के लिए। लेकिन जिस तरीके से
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है कि जब सोल उड़ानी शुरू हो जाए तो समझो कि दूसरे को मौका दे देना चाहिए। अब आखिर ये उनका बयान है या फिर किसी की तरफ इशारा है? हालांकि कांग्रेस ने तो उनके बयान को जोड़ दिया है सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब इनके बयान के कौन क्या कुछ मायने लगा रहा है, क्या कुछ मतलब निकाल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।